हमने देखा कि सांख्य दार्शनिक पुरुष और प्रकृति के बीच जब संबंध की चर्चा करते हैं तो उन्होंने अंधे और लंगड़े व्यक्ति के द्वारा उपमा देकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। परंतु अन्य दार्शनिकों ने, परवर्ती दार्शनिकों ने इस उपमा में जो दोष था उस संबंध में चर्चा की और हम इस जो चर्चा है, इस उपमा है, इसके द्वारा इसका जो समाधान खोजने की कोशिश की, उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाए। इसलिए सांख्य दार्शनिक जो हैं वह एक अन्य उपमा की ओर अग्रसर होते हैं। जिस प्रकार से चुंबक जो होता है वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार सक्रिय जो चेतन पुरुष है वह प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति जो है वह अचेतन है, परंतु पुरुष जो है वह चेतन है। प्रकृति सक्रिय है, परंतु पुरुष निष्क्रिय है। इस उपमा में पुरुष की तुलना लोहे से और प्रकृति की तुलना चुंबक से की गई है। परंतु यहाँ पे भी हम देखें तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि लोहा और चुंबक दोनों जो हैं वह अचेतन हैं, जबकि पुरुष और प्रकृति में पुरुष तो चेतन है और प्रकृति जो है वह अचेतन है। इसलिए इस जो उपमा है उसमें भी तार्किकता की कमी देखने को मिलती है। दो अचेतन वस्तुओं के आधार पर एक चेतन और एक अचेतन वस्तुओं की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या भी नहीं हो पाती। तो आगे जो दार्शनिक हैं वह ये कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के संबंध की फिर व्याख्या किस प्रकार से की जाए जिसमें कोई दोष भी नहीं हो और जो वह संतुष्ट भी कर सके। तो सांख्य दार्शनिक इस प्रकार से इस बात को स्पष्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच यथार्थ संयोग तो नहीं होता, परंतु उनके बीच निकटता का संबंध होता है। पुरुष और प्रकृति का सानिध्य ही प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करने के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि हमने देखा कि प्रकृति में जब साम्यावस्था होती है तो सत्व सत्व में, रजस रजस में और तमस तमस में क्रियाशील रहता है और यह अवस्था प्रलय की अवस्था कहलाती है। परंतु पुरुष की सन्निधि के कारण प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है और उसमें गुण क्षोभ उत्पन्न होने लग जाता है और इसी के कारण गुणों में विरूप परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। अब जब यह विरूप परिवर्तन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले सत्व और तमस से भी पहले रजस जो गुण है उसमें परिवर्तन होता है और रजस गुण जो है वह क्रिया का प्रेरक होता है। इसलिए रजस के परिणाम स्वरूप, उसके परिवर्तन के फलस्वरूप तमस और सत्व भी गतिशील हो जाते हैं और ऐसा होने पर प्रकृति में खलबली मच जाती है। एक गुण दूसरे गुण के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अधिक बल जिस गुण के अंदर होता है वह न्यून गुण को अभिभूत कर देता है, उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है और गुणों के बल में परिवर्तन होने के कारण भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न गुण प्रबल हो जाते हैं। कभी सत्व गुण की प्रमुखता दिखती है तो कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की प्रधानता दिखती है और इस प्रकार जो गुणों में प्रधानता होती है, इसी कारण नए नए पदार्थों का प्रादुर्भाव होता है। अब आगे जो बात देखने की है वह यह कि विकासवाद का प्रारंभ कैसे होता है, विकासवाद का क्रम क्या है।
प्रकृति के जो 25 तत्व हैं उनका विकास क्रम क्या है, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।